नमस्कार, उत्तराखंड संसार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है विश्लेषण खबरों की खबर आज दिन भर। और शुरू करते हैं झारखंड से, जहां पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों से आम आदमी को राहत देने के लिए झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार गरीब बाइक और स्कूटर चालकों को पेट्रोल 25 रुपया प्रति लीटर सस्ता देगी। राशन कार्डधारी ऐसे ग्राहक अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल डीजल पर यह लाभ ले सकते हैं। हालांकि पेट्रोल पंप पर उन्हें पूरी कीमत देनी होगी और राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सब्सिडी की राशि खाते में भेजेगी। सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है। ये है झारखंड की। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया। पेट्रोल डीजल के मूल्य में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इसलिए सरकार ने राज्य स्तर से दोपहिया वाहन के लिए पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये की राहत देगी। इसका लाभ 26 जनवरी 2022 से मिलना शुरू होगा। सरकार की ओर से बताया गया कि यदि कोई राशन कार्डधारी अगर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराता है तो झारखंड सरकार प्रति महीने 10 लीटर तक के पेट्रोल पर 25 रुपया प्रति लीटर यानी 250 रुपया उनके अकाउंट में कैश ट्रांसफर करेगी। कुल मिलाकर गरीबों को स्कूटर बाइक में पेट्रोल भराने पर प्रति महीने 250 रुपये का लाभ मिलेगा। ये है झारखंड सरकार का। और इसमें उसका उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने दिया है। चीफ मिनिस्टर झारखंड के ट्विटर हैंडल से ये है। पेट्रोल डीजल के मूल्य में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसलिए सरकार ने राज्य स्तर पर से दोपहिया वाहन के लिए पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये की राहत देगी। इसका लाभ 26 जनवरी 2022 से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये ये है झारखंड सरकार ने महंगाई को देखते हुए एक कदम उठाया है। इसमें आपको प्रति परिवार 250 रुपये का एक महीने में आपको राहत मिलेगी। अगर आप स्कूटर चलाते हैं तो स्कूटर बाइक चलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक रिलीफ टाइप का हो गया 250 रुपये का। कुल मिला के जो सरकारों की पहल होती है, जब महंगाई होती है तो सरकारें अपनी तरफ से कुछ करती हैं। और ये पहले भी देखा गया कभी जैसे प्याज महंगा हो जाता था तो सरकारें अपने आउटलेट में प्याज ले आती थी। आटा महंगा हो जाता तो सरकार आटा ले आती थी। परंतु आज की स्थिति ऐसी हो गई है। अब ये जिनकी देखकर ये जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने ये पहल की है। तो बहुत पहले ऐसा हुआ करता था जब की महंगाई होती थी तो सरकार क्या करती थी, अपनी तरफ से प्रयास करके लोगों को अगर शॉर्टेज होती थी तो सामान मुहैया कराती थी। जो शॉर्टेज हो गया अपने आउटलेट के माध्यम से, महंगा हो जाता था तो सस्ते दरों पे मुहैया कराता था। परंतु आज की राजनीति इतनी वो हो गया, खराब हो गई है कि कोई महंगाई पे बोलता ही नहीं है। अपना पक्ष तो बोलेगा नहीं, पर विपक्ष भी चुप रहता है। आज की राजनीति ये हो गई कि जनता जितनी परेशान होगी, राजनीति में उतना अच्छा मुनाफा होगा, राजनीति उतनी बेहतर होगी। जनता की बेहतरी, जनता की परेशानी जितनी बड़ी बेहतरी जितनी बढ़ेगी, जनता को जितना ज़्यादा आराम दोगे तो उतना उनकी राजनीति कमज़ोर होगी। इस तरह की सोच राजनीति में हो गई है। जनता जितनी ज़्यादा परेशान रहेगी उतनी ज़्यादा वो राजनेताओं के चक्कर लगाएगी, उतनी ज़्यादा राजनीति पनपेगी। ऐसी सोच हो गई है। इस तरीके की मतलब वो हो गई है। मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा,
आपको एक अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। अपने जो आपका प्रोडक्ट है उसको तुम अच्छी कीमत वसूल सकते हो डिमांड बढ़ाने के। तो इस तरीके का राजनीतिक माहौल भी हो गया है। मार्केट में शॉर्टेज जैसी होगी, अभाव जैसी होगा, मुश्किलें जैसी बढ़ेंगी, वैसी राजनीतिक का जो प्रोडक्ट है, राजनीति का जो उत्पाद है, उसकी कीमत बढ़ेगी। इस तरह की भावना मार्केट में हो गई है। और इसी तरीके से जो आज हमारे हालात खराब हो रही हैं, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है, समाज की कोई सुनने वाला नहीं है, उसका कारण यही है कि राजनीति में ऐसे लोगों ने प्रवेश कर लिया है जो ये जानते हैं कि राजनीति को अगर ज़्यादा भाव देना है, राजनीति का रूपी प्रोडक्ट को अगर मार्केट में उसके रेट बढ़ाने हैं, तो जनता की परेशानी बढ़ानी है। जनता जितना परेशान रहेगी तो राजनीतिक रूपी प्रोडक्ट की कीमत उतनी बढ़ेगी। ऐसी सोच आज मार्केट में, आज के राजनीतिक माहौल में हो गई है। उसी का कारण है कि महंगाई इतनी हो गई है, विपक्ष चुप है, पक्ष ने तो चुप रहना है। पेट्रोल 100 पार है, आपका जो सरसों का तेल है वो 200 पार है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है। तो मुश्किलें हर तरफ, हर क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ी हैं, परंतु सभी लोग चुप हैं। उसका कारण यही है कि अब राजनीति को उन्होंने एक वो मान लिया, अपना एक उत्पाद मान लिया है, और ये उस उत्पाद का बिजनेस कर रहे हैं जो राजनीति से जुड़े हुए लोग। दिल्ली कोविड की नई पाबंदियां लगने के पहले दिन मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी कतारें, यात्री बहुत परेशान रहे। और क्योंकि या उससे कोई पाबंदियां हो गई और उसकी व्यवस्था, अल्टरनेट क्या व्यवस्था है, वो कुछ हो नहीं पाई। और इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान, बड़ी बड़ी लंबी लंबी वो है, मेट्रो में भी रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गई हैं, तो वहाँ भी जो मूवमेंट है वो कम हो गया है। तो जो लाइनें हैं काफ़ी लंबी देखी गई। ये देख सकते हो आप, लाइन कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और इसके चलते राष्ट्रीय राजधानी में जो है कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लागू की गई नई पाबंदी के मद्देनजर बुधवार को सुबह यहाँ विभिन्न मेट्रो स्टेशनों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण दिल्ली में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA द्वारा लगाई गई पाबंदियों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की जो ट्रेन सेवा है उसमें 50% सीट क्षमता का के साथ प्रचालित होगी। साथ तथा खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। इन सारी चीज़ों को देखकर लोगों में थोड़ा सा वो हो गई, वो हो गई, परेशान दिखे। और लंबी लंबी कतारें मेट्रो स्टेशन के बाहर नजर आई। नई प्रतिबंधों इससे क्या हुआ, दिल्ली मेट्रो जो रेल निगम है ने मंगलवार को कहा था कि दिल्ली में कोविड-19 से निपटने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देश के मद्देनजर कुछ प्रतिबंधों के तहत मेट्रो के अंदर यात्रा की अनुमति होगी। दिल्ली मेट्रो द्वारा नए मापदंडों की घोषणा किए जाने के तुरंत बाद नए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए और सुबह के समय लंबी कतारें लग गई। तो वहाँ पे लोगों को बहुत असुविधाएं हुई। ये मेट्रो का वो है, दिल्ली मेट्रो ने जो नई गाइडलाइन जारी की और वो उसको तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि अचानक जो पहला दिन था आज ये प्रतिबंध के बाद, तो काफ़ी लोग परेशान नजर आए और हर मेट्रो स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें लगी थी। ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा, दिल्ली जो है उसमें सबसे ऊपर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अभी तक कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के 781 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 241 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं या अन्य स्थानों पर चले गए हैं। ये मामले 21 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सामने आए हैं। दिल्ली सबसे अधिक 238 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में जो है सबसे अधिक 238 मामले दर्ज किए गए। और इसके बाद महाराष्ट्र में 167, गुजरात में 73, केरला में 65 और
तेलंगाना में 62 मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को कोविड-19 के 496 नए मामले सामने आए, जो 4 जून के बाद से सामने आए सर्वाधिक मामले हैं। वहीं संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दिल्ली में संक्रमण की दर 0.89% लगभग 1% है जो संक्रमण की दर है, और एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। ये है अभी तक का जो ये ओमिक्रॉन का जो खतरा बढ़ रहा है उसकी रिपोर्ट है। उत्तराखंड क्रांति दल का ये पोस्ट है इंस्टाग्राम पे। पूर्व सैनिकों ने लिया उत्तराखंड को मजबूत करने का संकल्प, राज्य हमने बनाया है, हम ही से बचाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल की पोस्ट है और इसमें लिखा है उन्होंने, उत्तराखंड एक सैनिक प्रदेश है, यहाँ का हर परिवार से देश की रक्षा के लिए एक सैनिक निकलता है। पूर्व सैनिकों का राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब पूर्व सैनिक राज्य को बचाने की लड़ाई में उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं, और आंदोलन के दौरान भी पूर्व सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और एक नारा भी था उस दौरान कि पूर्व सैनिक यदि जागेगा, जर्रा जर्रा कांपेगा। अब यही नारा इस दौरान भी अगर ये जागता है, पूर्व सैनिक ही नहीं, पूर्व जो कर्मचारी हैं, जो लोग रिटायरमेंट हैं, हमने तो उनसे कहा है कि उनके जो जो लोग इसमें अवकाश प्राप्त हैं, उनको उत्तराखंड बचाने की भागीदारी निभानी चाहिए, कि उनकी खून की गर्मी से, उनके खून की जो गर्मी थी उसी से ही आंदोलन ने तेजी पकड़ी थी और जन आंदोलन खड़ा हुआ था और अलग राज्य मिला था। अब उनके पास समय है, अवकाश प्राप्त हो चुके हैं, और सेवा जो सेवानिवृत्त हो गए हैं वो आके उत्तराखंड में अपनी सेवा दें, उत्तराखंड को मजबूत करें, और जिसको लेकर ये लड़ाई लड़ी, राज्य बनाया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का साथ दें। और वही चीज यहाँ पे पूर्व सैनिक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ट्विटर अकाउंट है, उसमें एक ये है वीडियो जारी दी गई है, जिसमें लिखा है कि बातें नहीं काम तो कुछ कर धामी, बातें खूब करेंगे काम नहीं। इसमें वीडियो में आपको दिखाता हूँ। अब ये है कि प्रसार का स्तर किस तरीके से सोशल मीडिया में है, वो देखने के लिए है। सभी का हम मानदेय बढ़ाएंगे। हमने कहा था हम उपनल के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाएंगे। परेशानी आ रही थी, उस परेशानी का हल करेंगे। स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड, इसके नाम से हम योजना चलाएंगे। मिलने वाली पेंशन है, उस पेंशन को बढ़ाएंगे। खेल विश्वविद्यालय बनाएंगे। पर्यटन के क्षेत्र में और तेजी से काम हो, किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। कि ऊर्जा के क्षेत्र में हाइड्रो की योजनाएं बने, हवाई यात्रा हमारी और सुचारू रूप से चले, सुगम हो। हम उनके गांव की सड़क बनाएंगे। तो करना ये भी परेशान हो, हम भी परेशान हो गए, करो फिर हमारी। ये देखो, एक सोशल मीडिया पे अब इस तरीके से प्रचार प्रसार का ये स्तर हो गया है, क्योंकि हम अपना विजन दिखाने के बजाय ये दिखा रहे हैं कि हम किस तरीके से डांट फटकार के, जोर ज़बरदस्ती करके हम वो कर सकते हैं, सत्ता हासिल हो, हावी हो सकते हैं। अगर तो ये क्या था, आम आदमी पार्टी के जो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड का ट्विटर हैंडल है, उस पर एक मैसेज है। तो ये है ये कर्नल कोठियाल हैं, उत्तराखंड के प्रभारी आम आदमी पार्टी के, वहाँ पे जो इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा जिन्हें घोषित किया है वो, और उनको ये भी कहा है कि वो गंगोत्री से लड़ेंगे। तो गंगोत्री में गए हैं और वहाँ पे बीजेपी वाले एक मैसेज है कि बीजेपी वाला कोई बीजेपी से जुड़े लोग हैं, उनका एक वीडियो, ये आम आदमी पार्टी के ही ट्विटर अकाउंट पे ये वीडियो डाला गया है।
तो मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये है कि लोग विकल्प की तलाश में हैं, और ये जो कह रहे हैं कि हम विकल्प ढूंढ रहे हैं, उत्तराखंड का मतदाता पहले भी बताया कि परिवर्तन हर चुनाव में कर रहा है, हर बार वहाँ सत्ता चेंज हो रही है, परंतु जो चुनाव उसको करना चाहिए, जो विकल्प की बात वो कह रहे हैं, विकल्प के पास वो केवल ये देख रहा है कि इसके पास संगठन की ताकत कितनी है, इसके पास पैसे की ताकत कितनी है, इसके पास बाहुबल और जो धन बल है, इन चीजों को, और चकाचौंध, ये पर इससे प्रभावित होकर वो बदलाव कर रहा है। तो वो केवल क्या कर रहा है कि इसको भाई, ये बंदा, इसके पास पैसा भी है, इसके पास लोग भी हैं, इसके पास ये इसको हरा सकता है, वो इस तरीके का विकल्प तो बदल रहा है उत्तराखंड का मतदाता। परंतु उत्तराखंड का मतदाता ये नहीं देख रहा है, क्योंकि हमारे उधर कहते हैं ना कि बागा डरेक बोचपन को वो निकल नौ बाग। तो उत्तराखंड की स्थिति ऐसी हो रही है कि बागा डरी बुजबन को वो निकल नौ बाग। और उत्तराखंडियों को इस चीज को सोचना पड़ेगा कि हमें ऐसी जगह जाना है जहां हम सुरक्षित हों, जहां हमको उससे ज्यादा, मतलब ये हुआ कि हमने राज मांगा, राज की बेहतरी के लिए मांगा, तो वहां हमको भी नौ बाग मिले। फिर हमने क्या किया, सत्ता पर जो आए नौ बाग मिले, और वहां भी हमने क्या किया, बदलाव करने की कोशिश की। बीजेपी थी, कांग्रेस लाए, वहां भी वही हालत हुई, कांग्रेस के बाद फिर बीजेपी लाई, फिर वही हालत हुई। और ये जो अदला बदली की राजनीति हुई, उसमें क्या हो रहा है कि हमें बागा डायरेक्ट भोजपुर को वो मेरे नौ बाग वाली कहानी वहाँ किरतार्थ हो रही है। और यहाँ पे अगर मतदाताओं को ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि अब बाग की जगह में और भी खतरनाक चीज मिल जाए यहाँ। क्योंकि मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कहीं पे, वहां पे लिखा, ये कहा गया था कि अभी तक कहाँ थे आप। आपका मतलब व्यक्ति से भी हो सकता है, आपके मतलब आप पार्टी से भी हो सकता है, आपका मतलब आपसे जुड़े लोग भी हो सकता है, आपका मतलब कोई मतदाता भी हो सकता है। पोस्ट का एक मतलब है। तो उत्तर देता है, देखो, माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई, मैं बाहरी के बहकावे में आ गया था। माफ कर देना, मैं बाहरी के बहकावे में आ गया था। तो वो पूछता है कि अब ये क्या, फिर वही दिल्ली वाली, मतलब फिर भी तुम उसी के, मतलब उसी टाइप के बंदे के चक्कर में हो। और कभी कभी अपनी घरवाली को भी देख लिया करो। कभी जो घर की पार्टी है, जो घर के, अगर इसको इस तरह की राजनीति देखा जाए, कभी कभी घरवाली को भी देख लिया करो, वही तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा मान है, सम्मान है, वही इस तुम्हारे घर को बचा सकती है। तो ये बात, थोड़ा सा जो उस बात कही गई है उसमें, कि अपने अगर तुम नहीं करोगे तो क्या होगा। बाहर वाली, चाहे वो दिल्ली, पहले भी जो थे पार्टी बाहर के थे, उन्होंने ऐसा ही किया। तो वही जो तुम ये एक बागा डरे बोझ बन गए, वो निकाल नौ बार, तो कहीं ऐसा किरदार ना हो, ये भी यहाँ पे वहाँ के मतदाताओं को सोचना पड़ेगा। विकल्प ठीक है, विकल्प तो अच्छा है, हम विकल्प ढूंढते रहे, पहले दो थे, अब एक और आ गया। तो फिर भी अगर ऐसा नहीं है, हम बाहरी वालों में से ही क्यों ढूंढ रहे हैं, हम अपने घर वालों में क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं, ये भी वहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा। उत्तराखंड क्रांति दल के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है देवभूमि डायलॉग के रमेश भट्ट जी ने। उन्होंने लिखा है, ये बड़े खेद का विषय है कि राज्य सरकार के बजट के बड़े चैनल बड़े कॉन्क्लेव करते हैं, मगर डिबेट में उत्तराखंड निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले सबसे पुराने दल उत्तराखंड क्रांति दल को प्रतिनिधित्व नहीं देते। इसलिए हमने तय किया है कि देवभूमि डायलॉग हर राजनीतिक चर्चा में यूक्रेन को मौका देगा। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। जैसे मैं अभी भी कह रहा था कि भाई अभी तक कहाँ थे आप। अगर हम उत्तराखंड सरकार की बात करें, अगर इस यहाँ पर हम उत्तराखंड सरकार को लेके चलें,
कि अभी तक आप कहाँ थे, तो उनका उत्तर होता है कि हम बाहरियों के बहकावे में आ गए। यहाँ पर चैनलों के साथ भी यही हो रहा है, वो बाहरी चैनलों को बुला रहे हैं क्योंकि उनकी पहुंच ज़्यादा होती है। अगर यूकेडी को बुलाएंगे तो यूकेडी वहाँ पर दिखाई देगी, और यूकेडी दिखाई देगी तो थोड़ा सा जो उत्तराखंड का विजन दिखाई देगा, उत्तराखंड की सोच दिखाई देगी, उत्तराखंड की समझ दिखाई देगी। वो ये जो बाहरी दल है, मैं अभी यहाँ पर बात करूंगा कि मुजफ्फरनगर कांड पर जो कुछ भी नहीं हो रहा, उसका कारण क्या हो रहा है कि जो बाहर के लोग हैं, जो मुजफ्फरनगर कांड से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब एकजुट हो गए हैं। उनकी दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़ा दखल है, तो वो उत्तराखंड की कोई सुनाई नहीं हो रही है। और यही हालत यहाँ भी हो गई है। देहरादून में बैठकर, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बाहर के जो भी दल हो, वो उत्तराखंड क्रांति दल के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। और एकजुट होके वो क्या कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया को हो, चाहे वो सरकारी तंत्र को हो, किसी भी सिस्टम को हो, वो पूरे उत्तराखंड क्रांति दल से मतलब उसे अलग कर देते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि उत्तराखंड क्रांति दल कितनी भी मेहनत करे, वो कहीं दिखाई नहीं देता। और अभी जब एक डिबेट हो रही है, तुम्हें एक उसमें उसके प्रतिनिधि के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल को बुलाने में क्या जाता है, परंतु नहीं, नहीं बुलाना है, क्योंकि वो उत्तराखंड की बात कर देगा, उत्तराखंड के मुद्दों की बात कर देगा। तो ये बड़ी दुख की बात है। परंतु जो ये है जो हमारा सोशल मीडिया चैनल है उत्तराखंड देवभूमि डायलॉग, उसके जो हमारे उसको जो चलाते हैं रमेश भट्ट जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा है कि हम हर चर्चा में देवभूमि डायलॉग की जितनी भी चर्चाएं होंगी उसमें मैं यूकेडी को जरूर मौका दूंगा। ये बहुत अच्छी पहल है। अगर नहीं, कोई पहल नहीं दे रहा है, तो ये उत्तराखंड क्रांति दल की उपेक्षा नहीं है, ये उत्तराखंड के जनता की उपेक्षा है, उत्तराखंड के लोगों की उपेक्षा है, उत्तराखंड के मतदाता की उपेक्षा है। ये उत्तराखंडी को समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये तरीके होते हैं। मैं कहा ने हम जो 20वीं सदी का जो उत्तराखंडी था, वो राजनीति की चोटी पे था, और आज का उत्तराखंडी राजनीति के हाशिए पे है। उसका एक वो जीता जाता जागता उदाहरण ये है कि हमको हाशिए पे कैसे धकेला जाता है। देहरादून में बैठकर हमारे ही लोग जो वहाँ राजनीति कर रहे हैं, वो उत्तराखंड जिस पार्टी ने बनाया, उत्तराखंड राज्य के लिए जिसने अपना खून बहाया, अपनी जवानी गवाई, 22 साल तक संघर्ष किया, वो आज उसको हाशिए पे धकेल रहा है। उसको उत्तराखंड क्रांति दल को हाशिए पे धकेलने की कोशिश नहीं है, ये आम उत्तराखंडी को हाशिए पे धकेलने की साजिश है। तो इस चीज को उत्तराखंड के लोगों को समझना चाहिए। और उसी ट्वीट पे जो रमेश भट्ट जी का ट्वीट है देवभूमि डायलॉग के, उस पर वो दिया है, उसका रिप्लाई किया है हरीश चंद्र पाठक जी, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उत्तराखंड क्रांति दल के। उन्होंने कहा है कि देवभूमि डायलॉग और रमेश भाई द्वारा एक सराहनीय कदम, इसको कहा है, जो ये उन्होंने एक काम बात रखी, वो एक सराहनीय कदम है। परंतु मैं चाहता था कि रमेश भट्ट जी को इस ट्वीट में उसको उनको भी भाजपा और कांग्रेस को भी लेना चाहिए था, और उत्तराखंड सरकार को, इन सबको लेना चाहिए था। हमने अलग राज्य की परिक्रमा करी थी, और जो लोग कहते थे उत्तराखंड हमारी लाश से बनेगा, आज वही लोग उत्तराखंडियत का ढोंग रचते हैं। आशा है जनता भी इस बात को समझेगी, और आने वाले समय में उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए उपरांत का समर्थन देंगे। अब ये जनता पर डिपेंड करता है, ये तो हमें दरकिनार या हाशिए पर रखने का काम केवल उसी ने नहीं किया, पार्टियों ने नहीं किया, तो वहाँ के मतदाता ने भी उनको दरकिनार रखने का काम किया है। तो अगर हम कहते हैं ना, अगर घर में जिसको अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो बाहर भी नहीं मिलेगी। और जब हम अपनी पार्टी को, अपने लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो बाहर कहाँ से मिलेगी। तो वही हो रहा है। मैं बता रहा था तो कि 2020 के चुनाव जो दिल्ली विधानसभा में हुए, उसमें दिल्ली में हमारे लोगों को कितने टिकट मिले, वो इसी का उदाहरण है। तो यहाँ हमें उत्तराखंड क्रांति दल को हाशिए पर नहीं रख रहे हम कहीं ना कहीं अपने समाज को, और अपने जो वो है एक स्वाभिमान है, उसको हम हाशिए पर रख रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा उत्तराखंडियों के मुद्दों पर लड़ता है, और इसी डर से लोग क्योंकि ये नहीं लड़ सकते, इनके पास तो
इन्होंने तो केंद्र के अपने दिल्ली के इशारों पर चलना होता है, तो ये उत्तराखंड क्रांति दल को पीछे धकेलते हैं। तो उसी पे इनका रिप्लाई है फिर अगला रमेश भट्ट जी का कि ये बड़े खेद का विषय है कि राज्य सरकार के बजट से बड़े चैनल बड़े कॉन्क्लेव करते हैं, मगर उसी को इन्होंने रिपीट करके रिप्लाई किया है। तो ये यहाँ पे इस मैसेज का जो बड़ा वो है, ये संदेश हमको उत्तराखंड क्रांति दल को लोगों के बीच में इसको ले जाना चाहिए कि उत्तराखंड की सरकारें किस तरीके की साजिशें करते हैं। सोशल मीडिया में एक वो है पोस्ट है, नशा और झांसा वोटों की लूटपाट और ठगी है, चुनाव के दौरान बेशुमार शिलान्यास घोषणाएं, चंद पैसों का लालच, फ्री की बैसाखी का वादा और करोड़ों का प्रचार प्रसार, उन्नति और लोकतंत्र की निर्मम हत्या है। बहुत बढ़िया पोस्ट है कि अगर तुम नशा करा कर, और जैसे क्या होता है कि हमने न वो कह रहे जहर खुरानी क्या करते हैं, लोगों को नशा करते हैं, कोई चीज़ सूंघा देते हैं ऐसे ही नशीली और वो बेहोश हो जाते हैं, तो उनके सामान सामान लूट लेते हैं। तो वही जो एक राजनीतिक पार्टियों की पद्धति हो गई है कि लोगों को नशा पिला के बेहोश करो, उनको होश में आने ही मत दो, और ताकि वो उनका वोट लूट सकें, या फिर झांसे में रख दो कि तुम्हारे को ये करेंगे वो करेंगे, या ठगी जो करते हैं, जो ठग देते हैं। और बीच में पता चल रहा था ना पहाड़ों में कि किसी औरत के कनखुले तोड़ दिए, किसी का ये कर दिया। अभी एक बीच में एक पोस्ट पढ़ रहा था कहीं का कि एक बुढ़िया के घर में जाके उसके जेवर 50,000 रुपये कोई फेरी वाला लूट के ले गया। तो ये भी वही लूट का एक वैसे ही तरीका है ये भी। ये वोट, क्योंकि हमको लगता है कि वोट की कोई कीमत नहीं है और हमें उसको कमाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, तो इसलिए हम उसकी कीमत नहीं समझते, जबकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसी बोर्ड की वजह से हम ये लोग करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। और अगर उस बोर्ड की कीमत नहीं होती तो ये लोग हमारे पाँव नहीं छूते, चुनाव के बाद 5 साल बाद आते हैं हमारे पाँव छूते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि कोई कीमत इसकी है, और उसको ये झांसे और नशे में लूट लेते हैं। अब चुनाव आता है तो हमको ठगने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए क्या होता है कि क्या हो, क्यों, अगर तुम्हारी कोई योजना है, तुम किसी प्लान के अंदर अगर काम कर रहे हो तो पूरे 5 साल के अंदर काम होगा। परंतु नहीं, तुम ठगने के लिए काम करते हो, जैसे ही चुनाव आता है तो शिलान्यासों का दौर शुरू हो जाता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं, पैसों का लालच दिया जा रहा है कि हम 18 साल से ऊपर की महिलाओं को देंगे। अरे 18 साल से ऊपर की महिलाओं को क्यों दोगे तुम? क्योंकि उनके पास वोट होता है। 18 साल से नीचे वालों के पास तो वोट होता ही नहीं है। अरे 18 साल से ऊपर वाली महिलाएं तो काम कभी कर सकती हैं, उनको काम दो। 18 से नीचे वालों को सपोर्ट करो अगर तुम ईमानदार हो कहीं तो। परंतु क्या है, क्योंकि 18 साल से ऊपर वालों के पास वोट है, उस वोट को छीनना है और कुछ नहीं। पैसा देंगे नहीं देंगे वो बात की बात है, देंगे भी तो सरकारी तिजोरी से जाएगा वो पैसा। तो ये क्या है, उस पैसे का लालच देना है। और क्या कहते हैं ना, वो लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, वो लक्ष्मी को सवार कराना है और उनके ऊपर लक्ष्मी के भूत को सवार करा देना ताकि वो बेवकूफ बन सकें और उनके वो उनका वोट का सौदा हो सके। और फ्री की बैसाखी का वादा, और बैसाखी का मतलब विकलांग को बैसाखी दी जाती है जिसके पाँव नहीं होते हैं, जो असहाय वो होता है हैंडीकैप। तो ये ऐसे वादे किए जाते हैं, वहाँ के लोग इतने वो नहीं हैं, उनको सक्षम बनाया जाए, उनको का उनका ताकि वो वहाँ पे लंबे समय तक अपना और अपने परिवार को स्थापित कर सके या बेहतर जिंदगी दे सकें। अब तुम क्या करोगे, कुछ वादे कर रहे हो, ये चीज़ हम फ्री देंगे, इतना पैसा दे देंगे, तो ये तो ऐसी वाली बात हो गई कि जैसे भंडारे में होता है कि प्रसाद बटेगा, कल इतने दिन को भंडारा होगा और प्रसाद बटेगा, और तो चंदे की पर्ची काटो। तो चंदे की पर्ची काटोगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वही बात होगी, वोट दोगे तो तुमको प्रसाद मिलेगा। अब प्रसाद भंडारा होगा भी नहीं होगा वो तो बात की बात है। और जबकि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी सोच, तुम्हारा विजन इतना अच्छा है, तो फिर तुम प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपया क्यों खर्च कर रहे हो ऊपर से? क्या जरूरत है? अपना विजन, अपना जो तुम्हारा अच्छे काम किए हैं उसको लेके जनता के बीच में ले जाओ, जनता को अच्छा लगेगा तुम्हें वोट देंगे। फिर तुम इतने करोड़ों रुपया दिहाड़ी में ले पैसे लेके गाड़ी पे लगा के इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हो, तो क्यों, क्या जरूरत है इसकी? अब ये क्या है कि जबरदस्ती तुम लोकतंत्र को, लोगों के जो डिसीजन लेने का वो है ताकत है, अपने विवेक से, स्व विवेक से जो उन्हें निर्णय लेना है,
उसको उसमें दखल देके तुम राजनीति कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। और ये जो तुम फ्री की बातें कर रहे हो, जो तुम पैसे का लालच दे रहे हो, इससे कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? विकास में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कहाँ से पैसा आएगा? पैसा तो कहीं ना कहीं उसी फंड से आएगा ना, सरकारी फंड से। अब बात आ जाता है कि हम लोगों के टैक्स से पैसा दे रहे हैं। टैक्स किस लिए दिया जाता है? अगर तुमको पता है कि टैक्स की जरूरत, लोगों उन लोगों पर टैक्स ही मत लगाओ। तुम जीएसटी कम नहीं कर सकते। मैं अभी अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, मैं इस पर इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। अभी एक न्यूज पढ़ी थी कि झारखंड में वहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम उस पर सब्सिडी देंगे 25 रुपये पर लीटर पेट्रोल पे। ये चीज होती है। अगर तुमको लगता है कि लोगों को महंगा लग रही है चीजें, लोगों को हम टैक्स से पैसा बांट रहे हैं, तो लोगों के तुम जो महंगाई बढ़ रही है उसमें से टैक्स कम कर दो। महंगाई जब बढ़ रही है, लोगों को 200 रुपया, 100 रुपया ऊपर से ज्यादा पेट्रोल हो गया, 200 रुपया लीटर सरसों का तेल हो गया, और दूसरी चीजें सारी महंगी हो गई। उनका तुम टैक्स घसा उठा के उनको सस्ता नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने उसमें 15-15, 20% टैक्स लगा दिया है। अगर 20% टैक्स कम कर देते तो वही सरसों का तेल 160-150 आ जाता, जो 200 बिक रहा है। वही पेट्रोल के रेट नीचे गिर जाते। तो वहां पे तुमको नहीं दिखता कि हम लोगों से कितना टैक्स वसूल रहे हैं। वो टैक्स को कम कर दो, उस महंगाई को कम कर दो। तब तो लगता है कहीं ना कहीं तुम्हारी लोगों के, अब क्या है, चुनाव आ रहा है, चुनाव में घोषणाएं करनी है, वोट का सौदा करना है। उसके बाद अगर तुम टैक्स कम कर दोगे तो लोग वोट दें या ना दें, क्योंकि वो तो सब पर लागू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि 18 साल से ऊपर वालों को देना है बेनिफिट। तो इस तरीके क्या हो रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या है। विकास के लिए जो फंड आता है टैक्स के रूप में, टैक्स हम क्यों लेते हैं? अगर हमको वो बांटना ही है तो हम लेते ही क्यों हैं? ले ही नहीं। परंतु क्या है कि हमने दिखाना है कि हम दे रहे हैं। लोगों का पैसा है, हमको पता है, उन्हीं को ऐसे देने से अच्छा हम कह दें मत दो यार, तुम जो मार्केट से तुम सरसों का तेल ले रहे हो वो सस्ता लो, तुम जो पेट्रोल ले रहे हो वो सस्ता लो। तो लगता है कि वाकई में जेन्युइन बात है। परंतु ये हो रहा है कि मंत्री फ्री रहता, मंत्री का तो 5-5 गुना वो पैसे बढ़ गए हैं। मंत्री की जेब में तो लाखों रुपया है मंत्री, और वो तो करोड़पति हो गए हैं। वो चाहे किसी भी पार्टी के मंत्री हों, और जनता तो नहीं हुई। वहां पे तो जनता की बात हो नहीं रही है। और ये चुनाव में ही वोट के लिए जनता के दिखाया जा रहा है कि ये पब्लिक को, जो नेताओं को मिलता है, अरे नेताओं को तो हजारों यूनिट मिल रहा है, फिर जनता को इतने यूनिट कम दे रहे हो, उनको भी हजारों दे दो। तो कहीं ना कहीं कंपेरिजन हो, नेताओं का तो तुम ही बढ़ाते हो 4-4, 5-5 गुना सैलरी, जनता का कितनी सैलरी तुमने बढ़ा दी। तो इन चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा वोटरों को, कि किस तरीके से तुम्हारे वोटों का मतलब टारगेट किया जा रहा है। और ये कुल मिला के जो लोकतंत्र है उसकी उसका गला घोंटा जा रहा है। ये वीडियो उत्तराखंड क्रांति दल की जो प्रत्याशी हैं टिहरी से, उनका वीडियो है, और वो अपना एक प्रेस वार्ता यहाँ पर कर रही हैं, वो आपको सुनाता हूँ। अपने उत्तराखंड क्रांति दल की समस्त पदाधिकारियों का और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने जिला मुख्यालय पर एक महिला पर विश्वास किया है, और निश्चित ही मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगी। इसके साथ ही आज मैं अपने साथ की जिन लोगों ने, एक फौजी भाई ने मेरे लिए ये अपीलें छाप के दी हैं, नॉर्मल अपीलें ये छाप के दी है। दूसरा जो एक बहन ने मुझे अपनी तरफ से मदद के रूप में ये दिए, हमारी गौ माता से जुड़ी बहन है, गौशाला से जुड़ी बहन है, उनका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसके साथ ही मैं आप सबके माध्यम से एक चीज बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार की बहु बेटी हूँ। मेरे हस्बैंड सेना में, भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर है, वीरता पदक से सम्मानित व्यक्ति है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा भी मुझे गिफ्ट के रूप में इस टिहरी विधानसभा से संबंधित एक गाने को रिलीज किया गया है। मैं उनको भी हार्दिक हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आगामी रणनीति के अनुसार मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जिला टिहरी गढ़वाल के अंदर जो ये जिला मुख्यालय की सीट है, और ये सर्वोच्च सीट होने के बावजूद भी इस सीट पर यहाँ के लोग, जो विधानसभा टिहरी के लोग हैं, वो आज भी हाशिए पर हैं। यहाँ का युवा बेरोजगार है, यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, सड़कों की स्थिति खराब है, और हर प्रकार से मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं कि माँ बहू बेटियां या यहाँ के बेटे रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सके। यहाँ राष्ट्रीय दलों के नेताओं ने और 21 वर्षों तक इस टिहरी विधानसभा में जो लोग जनप्रतिनिधि रहे हैं, यदि ईमानदारी से, कायदे से 10% भी यदि उनके द्वारा कोई कार्य किया गया होता, तो आज टिहरी विधानसभा का हर युवा
रोजगार पर होता। आज टिहरी विधानसभा की हर माए अपने बच्चे को देखकर खुशियां मनाती, अंदर अंदर ही अंदर आंसू आंसू नहीं बहाते। मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार इस टिहरी विधानसभा के जनसंपर्क में चल रही हूँ और मैं लोगों के बीच जब जाती हूँ तो देखने को मिलता है कि लोगों की पेंशन टाइम से नहीं मिल रही। अभी आप देख लीजिए कि 7 लाख लोग उत्तराखंड में ऐसे हैं कि जिनकी पेंशनें नहीं आई। ये टिहरी विधानसभा में आज तक यदि विकास की बात करूं, आप देख लीजिए कि नगर पालिका के एरिया में आप देख लीजिए चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई हैं। जरा 2 बरसात यहाँ हो जाए तो यहाँ चलना दूभर हो जाता है। आप बौराड़ी स्टेडियम को देख लीजिए, युवा चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए कि भाई बौराड़ी स्टेडियम का सुधारीकरण किया जाए, लेकिन यहाँ खेलेगा युवा, बढ़ेगा युवा जैसे कार्यक्रम तो बड़े बड़े नेता करते हैं, लेकिन उन युवाओं के लिए सफाई अभियान करते हुए उस बौराड़ी स्टेडियम का सुधारीकरण कब किया जाएगा, इस पर कोई बोलने को राजी नहीं है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को केवल बोला जाता है कि आप हमारे साथ आइए। महिलाओं को क्या इन नेताओं ने, उत्तराखंड के इन दिल्ली वाले दलों के नेताओं ने क्या महिलाओं को वोट बैंक की मशीन समझा हुआ है कि ये जैसे चुनाव आएंगे महिलाएं बटन दबाते हुए इनको वोट देते जाएंगे। लेकिन इस बार ये इस गलत फहमी में न रहे। युवा और महिला उर्मिला मैट सिलकोटी के साथ, अपनी इस बहन बेटी के साथ है और हम हर तरीके से इस टिहरी विधानसभा को जीतकर ये साबित कर देंगे कि बड़े नेताओं, ज्यादा संसाधनों से कुछ नहीं होता है। आज आम व्यक्ति के दिल से जुड़ना पड़ता है, हृदय से जुड़ना पड़ता है, छोटे छोटे कार्यों में जुड़ना पड़ता है। आपकी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से या आपके सूट बूटों से कुछ नहीं होता है। आज जनता इस चीज को समझ चुकी है। मैं जनता को फिर से पुनः आप लोगों के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि टिहरी विधानसभा के अंतर्गत जीरो से मतलब नीचे जमीन से लेकर और ऊपर स्तर तक हर प्रकार का कार्य होगा। और किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो, तो अधिकारी हो, किसी भी प्रकार का किसी पर भी किसी प्रकार का मतलब एक परेशानी का दबाव नहीं बनाया जाएगा। यदि मैं विधानसभा में आती हूँ, हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जिसका जो दायित्व बनता है वो अपने कार्य को करेगा, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बाकी आगे धीरे धीरे आप लोगों के बीच अपनी बातें रखती रहूंगी। और पौड़ी की भाजपा महिला कार्यकर्ता है, उन्होंने भाजपा पदाधिकारी पर गंभीर आरोप, अनदेखी और संगठन को कमजोर करने को लेकर आरोप लगाए हैं। और मोदी के आशीर्वाद से विधायक बने आज कई लोग अपने औकात भूलते नजर आ रहे हैं, ये जनता कह रही है, ये खुद उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को सीखने वाले कार्यकर्ता हैं। आज हमें नकार दिया गया है, जिस कारण कि हमें इस पार्टी से कहते हैं कि तुम कांग्रेसी हो। अगर हम कांग्रेसी हैं तो ये हमें बता दी कब हम कांग्रेस में गए। और ये कांग्रेस से ला रखे जो कांग्रेस के ताराब से ला रखे हैं, और आज जो भाजपा का ताराब गंदा कर रहे हैं, इनको जगत किशोर बघेल को जूते मार के निकाल दिया जाए। भाजपा को बर्बाद कर रखा है, समझ गए? उसने सारे भाजपा को बर्बाद कर रखा है। हमारी पार्टी इतनी मजबूत पार्टी थी कि हम कभी एक दूसरे से तानाकानी नहीं करते थे, किसी से लुका छुपी नहीं करते थे, एक साथ बन के जाते थे, एक साथ हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे। आज इसने टुकड़े 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 करके रख दिए चंद महिलाओं के कारण। ये क्या चाहते हैं? मोदी हमें बता दिया, चाहे हम भी कार्यकर्ता हैं साथ बैठ के, हमें तुमने ऐसे नकारा, क्यों नकारा? हमारी गलतियां बताएं। परिवर्तन लाना है, कमल खिलाना है। तो यहाँ पे देखा आपने किस तरीके से विरोध हो रहा है। उत्तराखंड में मैं एक वीडियो मैंने जारी किया था, जिसमें धनौल्टी के जो उत्तराखंड क्रांति दल की प्रत्याशी हैं उषा पंवार, उन्होंने एक बात कही थी। उस सभा में गई थी, वहाँ पे कोई कार्यक्रम हो रहा था। उन्होंने कहा था कि जो एक लोग नशा है उत्तराखंड में,
वो जो ड्रग्स या शराब का नशे से भयंकर नशा वहाँ पर राष्ट्रीय दलों का लोगों को हो रखा है। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि राष्ट्रीय दलों में पैसा बहुत है, राष्ट्रीय दलों के पास। अब मुर्गी दाल और क्या कहते हैं भात शिकार बहुत मिलता है, और बूथों पे काम करने के लिए इनको मोटी रकम मिलती है। और चुनाव के दौरान समझो एक ऐसा बाहर आ जाती है, जैसे हमारे वहाँ क्या होता था कि पहले पहाड़ों में लोग पहाड़ों में खेती करते थे और जाड़ों में क्या आ जाते नीचे आ जाते थे काम करने के लिए। उसे कहते थे वो ठाठ कहते थे, ठाठ। तो और अपने पूरे उनके साथ आके नीचे काम करते थे, फिर जब फसल तैयार हो जाती थी तो पहाड़ में चले जाते थे। तो जब चुनाव आता है तो ये ऐसा पैटर्न राष्ट्रीय दलों से लोगों ने बना दिया है। राष्ट्रीय दलों ने तो एक अच्छा पैसा राष्ट्रीय दल वहां पर खर्चा करते हैं। जो बात आ रही थी, मैंने एक पहली पोस्ट पढ़ी थी, करोड़ों रुपया प्रचार प्रसार पर खर्च करते हैं। तो प्रचार प्रसार का करोड़ों रुपया जो खर्च होता है, जिससे कहा गया था उस पोस्ट में कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, तो वो ये उस पैसे का नशा ही चढ़ गया है इन लोगों के ऊपर। ऐसा लगता है कि हम तो इतने पुराने कर, तुम्हें नहीं पूछ रहा, साइड हो जाओ, खत्म करो बात को, उसमें झगड़ने की क्या बात है? उसमें इतना वो करने की जरूरत है? तुम्हारे पास मत का अधिकार है, मत के अधिकार से उसको कर दो। हम अब ये है कि देखो, नेता तो नेता बन रहा है, उसको तो जहाँ से नेता बनना है वो स्कोप वो देखेगा, परंतु हम जबरदस्ती उनके पीछे चिपक रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हिस्सा था, हमारा जो अंश था, वो जो चकाचौंध में हमको मिलना था, उससे हम वंचित हो जा रहे हैं। वो चिंता इसमें खास झलकती है। जो वो नशा है, चकाचौंध का हिस्सा लेने का नशा, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ इनको नजर आ रहा है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। परंतु उत्तराखंड के जनमानस को समझना पड़ेगा कि हम एक छोटे से चकाचौंध कितना मिल जाता होगा अगर पूरे चुनाव प्रचार में 10-12 हज़ार रुपया या एक महीने के अंदर खा पी के इनको इनके जेब में लग जाता होगा, जो इनके पीछे नेताओं के पीछे लग जाता, कोई हजारों रुपया लग जाता होगा। तो परंतु उससे हमारा जो बच्चों के पास रोजगार नहीं मिल रहा है, इन्हीं के बच्चे जो चिल्ला रहे हैं बेरोजगार होंगे, इन्हीं के राशन में कटौती है, इन्हीं के एपीएल के कार्ड होंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। इन्हीं की जमीन के वो हो रहे होंगे, सौदे हो रहे होंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। चकबंदी नहीं हो रही है इनकी जमीन की, उनको कोई मतलब नहीं है। स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उसी से इनके बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। तब भी इनको पार्टियों से जुड़ा रहना है, ये बड़ी बड़ी चिंता है। ठीक है, वो तुम्हें नहीं पूछ रहा है, तुमको लग रहा है वो अच्छा आदमी नहीं है, अगर पार्टी उसी को टिकट देगी तो क्या कर लोगे तुम? नहीं बदलती है तो ये क्या कर लेंगे? क्योंकि अगर उसने इनको आके अपने साथ वोट के लिए मिला लेगा और वो शेयर इनको भी दे देगा तो ये खुश हो जाएंगे। यही यहाँ ये इनकी बातों से लगता है। तो यहाँ पे हमको उत्तराखंड के लोगों को देखना पड़ेगा, हम क्यों पीछे गए, हम पीछे क्यों जा रहे हैं, हमको ये नशा क्यों हो गया इतना राष्ट्रीय दलों का। उनके चकाचौंध के नशा हो गया। एक और है राष्ट्रीय दलों की चकाचौंध का नशा है, ड्रग का, शराब के अलावा राष्ट्रीय दलों की चकाचौंध के नशे में भी घुल गए हैं वहाँ के लोग। ये चीजें साफ झलकती है इससे। ये भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं मदन कौशिक। वो कह रहे हैं उत्तराखंड का विकास कांग्रेस के लिए खाई है, परंतु भाजपा सरकार ऐसे कार्य आगे करेगी, मतलब जैसे उन्होंने इस जो कार्यकाल के दौरान किया है, ऐसे ही हम आगे भी करेंगे, ये मदन कौशिक जी कह रहे हैं। उनको खाई में बदल दिया। अगर राज्य के अंदर ऋषिकेश से करण प्रयाग तक ट्रेन ले जाना खाई है, तो ऐसी खाई हम और बनाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि चार धाम में सड़क ले जाना, चार धाम में सड़क ले जाना, ऑल वेदर रोड ले जाना, यदि आप खाई मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काम को करेगी। यदि आप राज्य के अंदर मेडिकल कॉलेज खुले, यदि मेडिकल कॉलेज को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यदि आप उसको अच्छा मानते नहीं है, तो हम वही काम करेंगे जो राज्य के हित में यहाँ हम स्वास्थ्य सेवाओं में करेंगे। ये है था मदन कौशिक जी का बयान कि अगर हमने जो रेल सेवा वहाँ पे ले गए हैं, काफ़ी एक शतक हो गया है, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में वो लाइनों का, सारे उत्तराखंड में रेलवे लाइन का जाल बिछाने का सर्वे अंग्रेजों ने किया था।
1919 में। उसके बाद आज क्या आ गया, 2021 आ गया है। तो एक पूरा एक 2019 आया, 1919 के बाद 100 साल हो गए, उसके बाद भी 2 साल निकल गए। अभी भी उत्तराखंड में रेल के ऊपर राजनीति हो रही है। उसके बाद ऑल वेदर रोड की बात हो रही है। ऑल वेदर रोड ने कितना किया, क्या उसमें प्लानिंग रही, वो तो उसका खामियाजा उत्तराखंड कितना भुगत रहा है, सब देख रहे हैं। ऑल वेदर कितना वेदर में चल रही है, कितना उसका जब स्वागत हो गया, स्वागत के बाद माफी मांग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और क्योंकि उन्होंने तो चुनाव है, सारी चीज़ों को अच्छा बताया, वहाँ पे इस तरीके से पहाड़ों को काट दिया गया, इस तरीके से जंगलों को काट दिया गया, कितने पर्यावरण को नुकसान हुआ। और पहाड़ लगातार लैंडस्लाइडिंग वहाँ पर हो रही है। और जिस तरीके से पहाड़ कटे हैं, उससे जितने उन्होंने ऑल अदर के चक्कर में जितना पहाड़ को अंदर तक काटा, वो पहाड़ बहुत ज़्यादा खिसकेगा आने वाले टाइम में भी। और वो उसकी स्थितियाँ ऐसी बनने जा रही हैं कि वो किसी वेदर में चलेगा ही नहीं, हमेशा रोड टूटती रहेगी और मलबा उसमें आता रहेगा। इस तरीके की वहाँ पे पहाड़ों को काटा गया है। और जबकि वहाँ पे जो एक आंदोलन का विजन था कि हम पहाड़ पे जितने भी हाईवेज ले जाएंगे, उनमें पहाड़ जंगलों को नुकसान नहीं करेंगे, कृषि भूमि को नुकसान नहीं करेंगे, वहाँ के हरित क्षेत्र को नुकसान नहीं करेंगे, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचाएंगे। और इससे अच्छा होगा कि हम वहाँ पे टनल्स बनाएंगे, पुल बनाएंगे, पुलों का इस्तेमाल किया जाएगा, टनल का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर राज्य सरकार की रोडें होंगी, वो उन पर छोटी-छोटी हल्के वाहनों के लिए बनाई जाएँगी, जिससे हमारे हरित क्षेत्र, जंगल, कृषि भूमि का नुकसान ना हो। अब उस इन्होंने उन्हें उसी चीज़ को, उसके एंटी एकदम विकास को वहाँ पे ऑल वेदर रोड बना दिया। और इतनी चौड़ी वो रोड बना दी कि सीधे पहाड़ पे अगर चौड़ा गड्ढा तुम इतना मार दोगे, तो फिर लैंडस्लाइडिंग नहीं होगी तो और क्या होगी। तो ये एक दूरदृष्टा का अभाव हुआ, पर्यावरण को बड़ा नुकसान हुआ। वहाँ पर जल स्रोत काफ़ी बंद हुए, उससे दब रहे हैं और लगातार पहाड़ खिसक रहे हैं और त्रासदी बढ़ रही है। ये तो रही। और दूसरे में जो रेलवे प्रोजेक्ट की बात है, वो भी ये अच्छा होता, उसमें भी तो खैर, तो उसमें तो टनल काफ़ी हैं तो अच्छी बात है। और उसमें क्योंकि ये ऐसे घुमा फिरा के भी नहीं ले जा सकते थे, परंतु कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पहाड़ों में इस तरीके से पहाड़ों को ना काटें, जंगलों की बर्बादी ना करें, हरित क्षेत्र की बर्बादी ना करें, कृषि क्षेत्र की बर्बादी ना करें। अब इनकी सरकार ने या फिर कांग्रेस की सरकार रहे हो, आरोप प्रत्यारोप तो ये चुनाव है तो सारी करेंगे, परंतु हालात सबकी एक जैसी है। वहाँ पर जो ऐसे गाँव को जोड़ने वाली सड़कें हैं, उससे भी कृषि भूमि का बहुत नुकसान हुआ है, जंगलों का बहुत नुकसान किया है, हरित क्षेत्र का बहुत नुकसान किया। उसमें भी जो एक सही ढंग से वो होना चाहिए, योजना बननी चाहिए थी कि हम इन चीज़ों को कम नुकसान करें और रोडों को आसानी से सही ढंग से लोग गाँव की कनेक्टिविटी करें। वो नहीं हुआ। ये भारी-भारी मशीनरी और जेसीबी से ले जाकर, बड़े-बड़े ठेकेदारों को ले जाकर और उनकी कृषि भूमि को इस तरीके से रौंद दिया गया कि पहली कृषि भूमि पहाड़ों में बहुत कम थी और लोग खेती वैसे ही नहीं कर रहे थे, और जो सड़कों के आस-पास की कृषि भूमि है वो ऐसे ही बर्बाद कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें अगर विकास का मॉडल है, तो फिर ये मॉडल तो पहाड़ को उस माइनस की ओर ले जाएगा, उत्तराखंड को माइनस की ओर ले जाएगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये पहाड़ में हम कैसे विकास कर रहे हैं। विकास में विनाश के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस के माध्यम से। ये कांग्रेस की एक मीटिंग है उधम सिंह नगर की, जिला पंचायत जो अध्यक्ष सहित सदस्य के जिला के जो उधम सिंह नगर का है, उनके एक वो है भवन में एक मीटिंग हुई है। भवन देहरादून में कांग्रेस सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम है, तो उसमें क्या कह रहे हैं देखते हैं। सम्मिलित हो रहे हैं और मैं और यशपाल आर्या जी उस लिस्ट को माननीय अध्यक्ष जी को सौंप रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि उनके विषय में वो उसको आप सबको जारी कर देंगे। इनमें सुरेश गंगवार हमारे बहुत ही अजीज नौजवान नेता है और इस राज्य में हमारे पिछड़े वर्ग के
स्तंभ है और तराई के में कांग्रेस के पहले खंबा रहे हैं। पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। माता श्री पिताश्री दोनों लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, 2 बार उनकी मदद रही और अब उनकी धर्मपत्नी रेणु गंगवार जी जिला पंचायत के अध्यक्ष है और कई जिला पंचायत के सदस्य दूसरे लोग, कुछ लोग यहाँ आ पाए हैं, कुछ लोग क्योंकि हमने बहुत जल्दबाजी में सब बातें कही जो नहीं आ पाए हैं। वो 24 जिला पंचायत के सदस्य कांग्रेस में सम्मिलित हैं। तो ये कार्यक्रम देहरादून में संपन्न हुआ, राजीव भवन देहरादून में हुआ और काफ़ी जो उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके साथ कई लोग कांग्रेस में शामिल हुए। ये था आज का विश्लेषण, खबरों की खबर। और आपको अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबाइए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसमें आप कुछ टिप्पणियाँ लिखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर टिप्पणियाँ लिख सकते हैं, हमें अपना सुझाव दे सकते हैं, हमें अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं हमारा। तो